लैंसडाउन से बीजेपी विधायक दिलीप सिंह रावत ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर वन संरक्षण अधिनियम पर चर्चा के लिए विधानसभा का एक दिन का विशेष सत्र बुलाने का अनुरोध किया है। उनके आग्रह पर यह सत्र का अनुरोध किया गया और उन्होंने कहा कि अगर सरकार सत्र नहीं बुलाएगी तो वो सदन में नहीं जाएंगे। वहीं चिंता जाहिर करते हुए दिलीप रावत ने कहा कि वन अधिनियम से प्रदेश में विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं। पत्र में उन्होंने राज्य के 67% वन क्षेत्र का जिक्र करते हुए कहा कि इसके संरक्षण के लिए वन अधिनियम लागू किया गया है, लेकिन उत्तराखंड राज्य के लिए ये काला कानून साबित हो रहा है। रोज वन्य जीवों के हमलों में जान माल की हानि हो रही है। देखिए, दुर्भाग्य है कि उत्तराखंड में 70-71% लगभग हमारा इसमें वन आच्छादित क्षेत्र हो चुका है और हमें एक तरफ हमारी जितनी विकास की योजनाएं हैं उनमें वन अधिनियम आड़े आ रहा है, लेकिन दूसरी तरफ जो है वन्य जीव जो है हमको रोज दिवाला बना रहे हैं। और मैंने इसी परिप्रेक्ष्य में सरकार से निवेदन किया है कि हमारे यहाँ जहाँ 71% वन आच्छादित क्षेत्र हो उसके लिए एक नई नीति बननी चाहिए, कोई हमारी कोई मार्ग ऐसा रास्ता निकलना चाहिए ताकि हमको लोगों को लाभ मिल सके। उत्तराखंड में पहाड़ों और मैदानों पर बढ़ रहे अतिक्रमण सरकार के लिए चिंता का विषय है। इस बारे में बीजेपी विधायक विनोद चमोली का कहना है कि पिछले कुछ समय पहले पहाड़ों में अतिक्रमण काफी हद तक बढ़ गया था। रोजगार के लिए लोगों ने नेशनल हाईवे पर कब्जा कर अपनी दुकानें शुरू कर दी थी, लेकिन कोर्ट के संज्ञान लेने के बाद दुकानों को हटाया गया। वहीं रोजगार पर विधायक का कहना है कि जिन लोगों के रोजगार प्रभावित हुए हैं उनके लिए कोई विकल्प ढूंढकर उनके हित में काम किया जाएगा। और वो भी कोर्ट के आदेशों से हुआ, कोई ऐसा नहीं कि सरकार ने किया, बल्कि जब ज्यादा होने लगा तो हमने उसको उल्टा रोका है। लेकिन उस पर भी मैंने एक बात कही थी विधानमंडल दल की बैठक में कि मैंने कहा भाई इसका पूरा एक ब्यौरा हमारे पास आना चाहिए, इनको रिहेबिलिटेशन की व्यवस्था हमको करनी चाहिए, उनको विकल्प हमको देना पड़ेगा, क्योंकि लोगों को रोजगार से जुड़ा हुआ विषय है। अभी इस उत्तराखंड में अगर उनके रोजगार को संरक्षित नहीं कर सकते फिर हम क्या करेंगे? काहे के लिए हम सरकार है, काहे के लिए हम राज्य में है? तो मेरा ये मानना है कि जिन लोगों को वहां से उजड़ना पड़ा है, जाना पड़ा है और आवश्यक भी रहा होगा तभी ये काम हुआ है, लेकिन उनके रोजगार के संरक्षण के लिए हमको प्रयास करने चाहिए। अल्मोड़ा के सियालदे विकास खंड के इको खेत में उत्तराखंड जन कल्याण समिति के अध्यक्ष सुनील टमटा ने ग्रामीणों के साथ बैठक की। बैठक के दौरान उन्होंने बताया कि सरकार ने जिन 11 सूत्रीय मांगों को पूरा करने का आश्वासन दिया था उन पर 2 महीने बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। अब ग्रामीणों ने विभाग को चेतावनी दी है, अगर 11 सूत्रीय मांगों को जल्द से जल्द पूरा न किया गया तो सभी उग्र आंदोलन करने के लिए मजबूर होंगे। है कि 11 सूत्रीय मांग को लेके 30 सितंबर से लेके 14 अक्टूबर तक इको खेत की आंदोलन की धरती पे कर्मक अनशन किया गया था। समस्त विभागों के और प्रशासनिक अधिकारियों के साथ संयुक्त वार्ता आंदोलनकारियों के साथ हुई और वो धरना प्रदर्शन 4 महीने के लिए स्थगित किया गया था, लेकिन 2 महीने कंप्लीट होने वाले हैं, अभी तक उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। अगर यथा समय उस पर कार्रवाई नहीं होगी तो हम लोग पुनः सभी आंदोलनकारी मिलके धरना प्रदर्शन और इसमें उग्र आंदोलन होगा और आमरण अनशन की करेंगे। लोक निर्माण विभाग के नवनियुक्त प्रमुख अभियंता राजेश चंद्र शर्मा ने कार्यभार ग्रहण कर लिया है। राजेश चंद्र शर्मा ने यमुना कॉलोनी स्थित लोक निर्माण विभाग के कार्यालय में कार्यभार ग्रहण किया। इस मौके पर अधिकारियों और कर्मचारियों ने उनका स्वागत किया। राजेश शर्मा ने बताया कि उनकी प्राथमिकता मुख्यमंत्री की घोषणाओं को धरातल पर उतारना, सड़क सुरक्षा पर विशेष काम करने के साथ ही अन्य कामों को पूरा करना है। जो माननीय मुख्यमंत्री घोषणाएं हैं उनका क्रियान्वयन हो। एक सड़क सुरक्षा का एक बड़ा हमारे उत्तराखंड में एक इशू रहता है, क्योंकि पर्वतीय क्षेत्र होने की वजह से सड़क जो हमारी जो दुर्घटनाएं हैं उसकी एक वल्नरेबिलिटी रहती है, तो सड़क सुरक्षा के ऊपर भी बहुत फोकस रहेगा। एक हमारा जो विजन चंपावत है और एक मानस खंड है, इसके अलावा शासन की कई प्राथमिकताएं होती हैं। हमारे देहरादून शहर के अंदर इसके जो कंजेशन है इसको खत्म करने के लिए कई प्रोजेक्ट हमारे। राजधानी देहरादून में एक विशेष समुदाय के युवक का हिंदू युवती के साथ आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल करने का मामला सामने आया है। युवती की शिकायत पर पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी की तलाश शुरू कर दी। बता दें कि देहरादून के बल्लूपुर चौक के पास एक रेस्टोरेंट पर एक युवती खाना लेने के लिए गई थी। जैसे ही युवती ने रेस्टोरेंट में काम करने वाले युवक को खाना पैक करने के लिए कहा तो युवक ने युवती को आपत्तिजनक शब्दों में जवाब दिया।
जिसका विरोध करने पर वहां भीड़ जमा हो गई। मामले की सूचना मिलते ही पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर फरार युवक की तलाश शुरू कर दी है, जबकि 2 युवकों को हिरासत में भी लिया गया है। मैम, मैं देहरादून से बात कर रही हूँ। जो बल्लूपुर रोड है, वहाँ पर मैं रेस्टोरेंट में आई थी, दिल्ली चिकन पॉइंट। मेरे साथ बदतमीजी करी। पुलिस की सहायता चाहिए, आप पुलिस भेज दीजिए। अरे मैं इनसे कबाब पूछना ही, इन्हें बोला कबाब नहीं है, इनने बोला कि कबाब के बदले केला होगा। क्या नाम है भाई तुम्हारा? सोनू। सोनू तो झूठ क्यों बोल? वो लड़का कहाँ है? उस लड़के को छुपा रहे हैं। 112 पे फोन करो, पुलिस बुलाओ। उसे यहाँ बुलाओ अभी, यहाँ पे बस यहाँ बुलाओ अभी। टेंशन क्यों ले रहे हो? टेंशन तो लेंगे ना हमारी। देखिए, ये प्रकरण शिकायत आई थी कि जिसमें एक दुकान पर जाने के बाद कुछ ऑर्डर किया गया, कुछ सामान मांगा गया, उसमें उसको दूसरे शब्दों में, अश्लील शब्दों में उसका जवाब दिया गया। और चूंकि ये प्रकरण महिला संबंधी था, उसकी शिकायत पर तत्काल इस पर मुकदमा दर्ज करेंगे। कई सालों से उत्तरकाशी को धार्मिक नगरी घोषित करने की मांग यहाँ के लोग करते आ रहे हैं। उनका कहना है कि साल भर यहाँ तीर्थ यात्रियों की भीड़ रहती है, लेकिन मीट मदिरा की दुकानों को देख उनकी आस्था को ठेस पहुंचती है। इसीलिए इसे धार्मिक नगरी घोषित किया जाना चाहिए। स्थानीय विधायक सुरेश चौहान ने कहा कि वे जल्द ही इस मुद्दे को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी से मुलाकात करेंगे। इस शहर को धार्मिक नगरी घोषित करने की मांग करेंगे। इस केस के अंदर है कि मांस मदिरा यहाँ पर बंद हो, तो उसके लिए लगातार जो है उनके द्वारा बार बार हर मंचों से बात उठती है और आम जनमानस इस बात को करता है। तो इसके लिए बाकायदा हमारी सरकार और मैं भी पूरा प्रयास करूँगा, माननीय मुख्यमंत्री से मिलूँगा कि पूरी उत्तरकाशी में मांस मदिरा अंडा ये सब दुकानें बंद हों और ये शहर से बाहर हों, और हमारे इस नगर को जो धार्मिक नगर है इसको जो धार्मिक रूप में घोषित करने की बात जो तमाम लोगों के जो प्रस्ताव हैं उसके लिए पूरा जो है माननीय मुख्यमंत्री से मिलकर इसको कराने का प्रयास किया जाएगा। ये जितने भी श्रृंखलाएं यहाँ पर है, पर्वत पे श्रृंखलाएं जितने भी, इन श्रृंखलाओं में जो है हमारे देवता विराजमान हैं। आज भी प्रत्यक्ष रूप में उनकी परिक्रमा होती है, उनकी पूजा होती है, उनके रूप में मेला भी, हम स्थानीय मेला भी हुआ करते हैं, ऐसे प्रमाण। और यहाँ पर पंचकोशी यात्रा होती है। पंचकोशी यात्रा मतलब आपके अस्सी और बरना ये दोनों नदियां हैं। इन यहाँ और प्रथम यहाँ से यहाँ दर्शन होते हैं बाबा विश्वनाथ जी के, यहाँ से वहाँ से यात्रा प्रारंभ होती है। फिर यहाँ पर बरना नदी में स्नान होता है, फिर शिखरेश्वर महादेव है बरनावत जहाँ से जो प्रारंभ होता है, फिर अस्सी नदी यहाँ पर है जो अस्सी घाट पे है, वहाँ पर इसका स्नान होता है। उसके बाद समापन उत्तरकाशी में बाबा विश्वनाथ। पौड़ी में एक्सपायरी डेट का सामान वापस करने को लेकर जमकर हंगामा हुआ। बौसरी गांव से आए ग्रामीण कारोबारी और उसकी मां का आरोप है कि कुछ दिन पहले वो यहां से सामान ले गए थे, लेकिन वो एक्सपायरी डेट का निकला। जब वो उस सामान को वापस करने के लिए पौड़ी पहुंचे तो व्यवसायी ने उनसे सामान वापस लेने से इनकार कर दिया, जिसको लेकर उनके बीच कहासुनी हो गई। इस दौरान उनकी कहासुनी को देखते हुए वहां भीड़ इकट्ठा हो गई। मामले में सामाजिक कार्यकर्ता दीपक असवाल ने एक्सपायरी डेट का सामान देने वाले व्यवसायियों के खिलाफ जांच कर कार्रवाई की मांग उठाई। वहीं हंगामा बढ़ता देख सुनील अग्रवाल व्यवसायी अपना बेचा सामान वापस लेने को लेकर राजी हो गया, जिसके बाद मामला शांत हुआ। इसके अलावा मामले में जिला अभिहित अधिकारी जांच की बात कही है। उन्होंने बताया कि अगर ग्रामीण कारोबारी के पास खाद्य लाइसेंस नहीं है तो उसके खिलाफ भी कार्रवाई होगी। साथ ही जांच में पुख्ता सबूत मिलने पर एक्सपायरी डेट का सामान बेचने वाले व्यवसायी पर भी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। जब रोए तो मुझे अच्छा लगा, पूछने गया तो उनका ये कहना था कि मेरे बेटे को विगत कई समय से ये लोग ये सामान दे रहे हैं, ओवरडेट सामान दे रहे हैं। 2-2.5 लाख रुपए का उससे सामान ले गया और सारा जो सामान था ओवरडेट है। आज वो अपना सामान लेके वापस आए तो ये लोग मुकर रहे हैं, उल्टा उसे धमका रहे हैं। ये बाहर के लोग हमारे घर वालों पे यहाँ पे हावी हो रहे हैं, जो कि सरासर गलत है। और एक तरफ मैं बात करूँ प्रशासन की, तो प्रशासन कोई कार्रवाई नहीं करता, क्योंकि इस आदमी की दुकान पौड़ी शहर में है, बस अड्डे के नजदीक है और इसका सारा सामान आधी रोड में पड़ा रहता है, जिससे कि ट्रैफिक जाम होता है और प्रशासन कुछ नहीं कहता। एक सामान की जगह 10 बिस्कुट डालते हैं मेरे पास, और तो मैं देखा पूरा इसको ओवर डेट सामान है, पूरा इसका 2020 का 22 का पूरे सब ठीक है। ले जाते रहो तो हफ्ते भर में कोई चीज खत्म हो जाए तो देता नहीं था, मुझे बिल देता नहीं था, पर्ची में बना के देता मुझे किसी व्यक्ति द्वारा मोबाइल पर मुझे सूचना दी है कि बस स्टेशन में कोई महिला है, उसने किसी एफबीओ पर ये आरोप लगाए हैं कि एक्सपायरी माल हमें बेचे हैं। तो मैंने
दुकानदार के द्वारा मुझे बताया गया है कि महिला द्वारा मेरे यहाँ से माल नहीं खरीदा गया है। मैंने महिला को भी, अभी महिला से मेरी बात नहीं हुई है, मैं इस मीडिया के माध्यम से कह रहा हूँ कि यदि महिला ने सामान उस अड्डे से खरीदा है तो महिला को भी ये प्रूफ देना होगा कि उसी दुकान से खरीदा है और जीएसटी पर, ताकि प्रूफ पता चले कि उस दुकानदार के द्वारा ही ये विभिन्न खाद्य सामग्री परचेज की है। जो मामला ये है कि ये बंदा बाजार से कहीं से सामान ले गया होगा, है ना। अब 5 साल में आप बताओ कितना माल इकट्ठा होता है दुकान में। अभी मेरे गले पड़ रहा है, मेरा सामान ही नहीं, मैं वापस क्यों लूंगा? एक्सपायरी डेट का भाई से मैं क्यों लूंगा? आप मेरी दुकान में देखो ना एक्सपायरी है क्या। अगर आप मुझसे आज सामान लोगे तो मैं आज ही डेट की गारंटी दूंगा। आप अपने घर ले जाके उसे संभाल के रखोगे, मैं गारंटी थोड़ी नहीं। आप बताओ मैं गलत कह रहा हूँ तो आप महिला कुछ भी कहेगी, महिला की बात मानेंगे आप, मेरी भी तो मानेंगे। अगर मैं गलत हूँ आप बताओ। डेट का दुकान से मेरे बेटे को फोन किया गया, वहाँ से यहाँ से इसने थैले भर के बिल नहीं दिया, पूरा एक्सपायरी डेट का नकली सामान पकड़ा है मेरे बेटे से। पूरा मैं सामान लेके गाड़ी बुक करके आज इसकी दुकान में आ गए। अब इसके मेरे पासबुक भी ला रखी है, इसमें 10 लाख निकाल रखे हैं एक बार के, 8 लाख एक बार के निकाल रखे। पूरी दुकान मेरे बेटे से पैसे लिए इसने, पूरा सामान इसकी दुकान से। कोई भी पक्का बिल या इसने एक बिल भी नहीं दिया। अब बेटे की गलती तो मेरी हुई ना, जो इससे ले गया। पता नहीं इसने क्या किया इसके दिमाग को। जिसने बोला कि एक बोरी बोला होगा मूंगफली के देने, 3-3 4-4 बोर दी, वो इतनी ढेर सारी गुड़ पट्टी दे दी, इतनी दी एक सामान बोला होगा। लोहाघाट के मुख्य डाकघर का यूपीएस खराब होने से पिछले 2 दिनों से डाकघर में ताले लटके हुए हैं। डाकघर की सभी महत्वपूर्ण सेवाएं ठप हैं, जिस कारण दूर दूर क्षेत्र से डाकघर पहुंच रहे लोगों को काफी दिक्कतें हो रही हैं। डाकघर पहुंचे लोगों ने बताया कि लोहाघाट मुख्य डाकघर में तकनीकी खामी के चलते सभी सेवाएं बाधित हो चुकी हैं। लोग काफी दूर दूर से पैसा खर्च कर यहां अपना कार्य कराने आ रहे हैं, पर कोई कार्य नहीं हो पा रहा है। लोगों ने कहा कि शादी का सीजन चल रहा है, डाकघर से पैसे तक नहीं निकल पा रहे हैं, लोग जरूरी डाक तक नहीं भेज पा रहे हैं। इसमें कल लोहाघाट डाकघर में मेरे संज्ञान में आया है कि डाकपाल ने जो सूचित किया है कि यूपीएस खराब हो चुका है, और इस संबंध में हमने लोकल लेवल पर भी तकनीशियन को बुला के उनको दिखाया, लेकिन उनसे भी कोई समाधान नहीं हो पाया। और अब हमने अपने हायर अथॉरिटीज को सूचित कर दिया इस मामले में जी। तो आगे अब देखते हैं। खाता बंद था मेरा, कैश भरने के लिए आया था, खुला ही नहीं, खुला चेक करने आया था, अभी बंद है यहाँ। तो खाता खुले मेरा, और थोड़ा बहुत आगे कुछ देखें, प्रॉब्लम है तो जल्दी ठीक किया जाए। गया था, कल भी गया था मैं, तो वहाँ पे पता चला कि वहाँ का यूपीएस खराब है, इससे मेरा यहाँ पे काम था वो नहीं हो पाया है। मेरा तो चलो, मैं तो लोकल से आया हूँ, लेकिन दूर दराज से लोग आए हैं, उनका भी काम नहीं हो पा रहा है। शादी का सीजन चला है और व्यवस्था ऐसी चरमराई पड़ी है, जिससे लोगों को काफ़ी दिक्कतें का सामना करना। कल से ये सिस्टम इनका बंद है, क्योंकि कल मैं भी यहीं था, कुछ हमारा भी काम चलता रहता है यहाँ से। ये पोस्ट ऑफिस में कल सारे कर्मचारी आए थे, पोस्ट मास्टर साहब भी थे, उनसे बातचीत हुई। इन्होंने कहा कि कल सिस्टम नहीं चल रहा है, वास्तव में लगे हुए भी थे। और आज भी सुबह से सारे लोग यहीं पर इकट्ठा हैं, ये कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी सर्वर नहीं चल पाया, सिस्टम नहीं चल पाया है, जिस वजह से थोड़ा सा कार्य में व्यवधान, क्योंकि ये बैंकिंग सेवा है, थोड़ा सा कार्य में व्यवधान आ रहा है। कई लोग यहाँ पर आए हुए हैं, अभी भी खड़े हैं, ये कई लोग हमारे इधर उधर सारे लोग खड़े हैं लोगों को, क्योंकि बैंकिंग सेवा होने के कारण थोड़ा सा दिक्कत है इसमें, क्योंकि सीधा लेन देन होता है यहाँ पोस्ट ऑफिस में, बैंक का। उत्तराखंड के सबसे बड़े एयरपोर्ट जलीग्रांट को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एयरपोर्ट बनाने की कवायद लगातार जारी है। इसी सिलसिले में डोईवाला उप जिलाधिकारी के कार्यालय पर एयरपोर्ट विस्तारीकरण की जद में आने वाले ग्रामीणों के साथ एक बैठक हुई। बैठक में डोईवाला उप जिलाधिकारी अपर्णा ढौंडियाल, तहसीलदार के साथ तमाम ग्रामीणों भी वहां पर मौजूद रहे। ग्रामीणों ने अधिकारियों के सामने अपनी बात रखते हुए कहा कि विस्तारीकरण की जद में आने वाले परिवारों के साथ जो परिवार बच रहे हैं उनका भी विस्थापन किया जाए और सभी प्रभावित विस्थापितों को जमीन के बदले जमीन दी जाए। तो वैसे पहले तो हम होना नहीं चाहते हैं बिल्कुल भी, लेकिन जहाँ तक देश के विकास की बात है तो हम साथ देंगे, क्योंकि हमने पहले भी दिया है। हमारे पूर्वजों ने टीरी से विस्थापन होकर यहाँ दिया, अपनी संस्कृति छोड़ा, अपने खेत खलियान, अपना धारे पानी सब छोड़कर हम यहाँ पर आए हैं। हम आज भी रोते हैं कि यार हमें वो चीज़ नहीं है। और लोग बसे हुए जो बहुत और लोग हैं, उनका अपना गांव है, घर है, वो जाते हैं, लेकिन हमारा कुछ है नहीं, हमारा तो सब डूब गया, ख़त्म हो गया। लेकिन जब तक जहाँ तक विकास की बात है, देश के विकास की बात है, तो हम तैयार हैं, लेकिन जो विस्थापन वो हमारी शर्तों पर हो।
हमारी जो शर्तें 3-4 शर्तें थी हमने आज दे दी हैं। अगर इस पर विचार सरकार करती है तो ठीक है, नहीं तो हम आंदोलन के लिए तैयार हैं। अब मतलब सरकार की नीति कुछ ऐसे है ही नहीं। सरकार बोल रही है हर जमीन, तो जमीन के बदले जमीन, हम तो एक ही मांग रखी, जमीन के बदले जमीन। बाकी जो मेरे लोग जितने परिवार 5-7 परिवार जो छूट रहे हैं, हम जाएंगे तो सब लोग एक साथ जाएंगे, नहीं तो हमारी जमीन हम नहीं देंगे। कि जो ये खान गांव के अभी फौजी आया था, इनको सरकार द्वारा वहाँ पर दुकान और मकान के लिए जगह दी गई थी, वो भी एयरपोर्ट के बूथ खा गया। अब ये 80 मीटर पे फिर से आ गए। अब आप सोचिए, 2.5 बीघे इधर से काट ली, आवासीय उधर से काट लिया, 80 मीटर इधर से काट लिया, तो बचेगा क्या? ये तो भूमिहीन होने के कगार पे हम लोग। देखिए, जो हमारा जौलीग्रांट एयरपोर्ट है उसका एक्सटेंशन का काम चल रहा है इस समय, क्योंकि यहाँ पर अब और सेवाएं भी प्रारंभ की जानी है, तो इसलिए एयरपोर्ट का विस्तारीकरण का कार्य हो रहा है। तो उसी के तहत हम लोगों ने के द्वारा ज़मीनों का अधिग्रहण किया जा रहा है। तो जो वहाँ के स्थानीय नागरिक हैं जिनके नाम पे ज़मीनें हैं, उसके कुछ पॉइंट्स थे। तब जब हमारी जो टीमें वहाँ गई थी तो उनको बताया गया, तो उसी के तहत आज एक मीटिंग रखी गई थी, जिससे इनके जो भी मांगे हैं उनको लेके उच्चाधिकारी को सूचित किया जाए कि क्या क्या इनकी मांगे हैं। तो यही इसी प्रकरण के तहत हम लोगों ने आज बैठक की गई थी। तो एक बैठक हुई इसमें। अब चूँकि एयरपोर्ट एक्सटेंशन का काम भी होना अनिवार्य है, तो हम जो भी इनकी मांगे हैं वो लेके अब आगे इस पर जो भी कार्रवाई होगी वो इनको। फिल्म निर्माता और निर्देशक विनोद कापड़ी अल्मोड़ा पहुंचे, जहां उन्होंने उत्तराखंड में बनी अपनी फिल्म पायर को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें कापड़ी ने बताया कि फिल्म को राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खूब सराहा जा रहा है। उन्होंने पहाड़ों पर आधारित और फिल्मों की योजना की जानकारी भी दी। बता दें कि ये फिल्म पहाड़ों में माता पिता को अकेला छोड़ने की समस्या पर आधारित है। फिल्म को ब्लैक नाइट इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट फिल्म ऑडियंस अवार्ड मिला है। ये बहुत ही अभिभूत करने वाला है, और हम लोग की योजना ये है कि अभी 10-12 और अंतर्राष्ट्रीय फेस्टिवल्स में फिल्म को इनविटेशन आया है, तो वहाँ हम लोग जाएंगे और अगले साल जून या जुलाई के बीच में भारत में रिलीज़ करने का विचार है, क्योंकि फेस्टिवल्स इस तरह की कहानियों को पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर लोग देखते हैं तो फिर भारत में भी लोग उसके बारे में काफ़ी दिलचस्पी दिखाते हैं। उधर पौड़ी जिले में राजस्व पुलिस से रेगुलर पुलिस में स्थानांतरित हुए एक मामले पर व्यक्ति ने सीओ सदर अनुज कुमार से मुलाकात की। साथ ही इस व्यक्ति ने सीओ सदर को ज्ञापन सौंपकर अपने बेटे की मौत की वजह की जांच कर दोषियों के खिलाफ कठोर कार्रवाई की मांग की है। बता दें, व्यक्ति के बेटे की मौत 5 सितंबर 2024 को संदिग्ध परिस्थितियों में हो गई थी। वहीं मामले का संज्ञान लेते हुए सीओ सदर ने कहा कि मामले में जांच जारी है, पीड़ित को जल्द निष्पक्ष न्याय दिलाया जाएगा। तो वो अब रेगुलर पुलिस को स्थानांतरित हो गया था, तो अभी उसमें विवेचना प्रचलित है। विवेचक से भी बात हो चुकी है और पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए और ठोस विवेचनात्मक कार्रवाई के लिए हम प्रतिबद्ध हैं, और विवेचक को निर्देशित किया गया कि जल्द से जल्द जांच कंप्लीट करके और सभी विवेचनात्मक पहलुओं को कंप्लीट करके इसमें एक स्ट्रॉन्ग चार्जशीट दी जाए। हमारे कोई रिश्तेदारी है, वहाँ गया था लड़का, वहीं रहता था, उसी के सामने गौशाला में काम किया उसने 8 महीने नौकरी, और रहना खाना उनके यहाँ था। और उन्हीं के यहाँ से शाम को मेरे को मैसेज आया, फोन किया था कि यहाँ रखा है, हमसे झगड़ रहा है, और सुबह हमें नदी नया के किनारे में सब मिला, बल्कि मेरे को तो सड़क पे मिला, नदी नयार से मैं नहीं लाया, पट्टी पटवारी लोग लाए होंगे, मैंने नदी में नहीं देखा, मैंने तो यात्री सेट पे देखा केसरपुर में, मेरे को वहाँ बुलाया गया।